नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो आपने एसेट एलोकेशन शब्द जरूर सुना होगा कि आप अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कीजिए। लेकिन एसेट एलोकेशन आपके निवेश के हर पड़ाव पर या फिर निवेशक की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। मतलब किसी एक थंब रूल से आप एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। यही आज समझना जरूरी है कि एसेट एलोकेशन का सही तरीका क्या है और खास तौर पर आजकल के बाजार के इस माहौल में एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हेमंत जी से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम समझते हैं कि आज के शो में क्या है खास। आज हम जानेंगे एसेट एलोकेशन क्या है और कैसे आएगा ये काम। एसेट एलोकेशन का सही तरीका क्या है, डेट और इक्विटी में एसेट एलोकेशन कैसे करें, साथ ही हम समझेंगे पोर्टफोलियो रीबैलेंस कब और कैसे करना है। तो यही सबसे पहले हेमंत जी आपसे पूछना चाहते हैं कि एसेट एलोकेशन पर इतना जोर क्यों दिया जाता है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और खास तौर पर आजकल के टाइम पर जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, कोई एसेट क्लास अच्छा कर रहा है तो कोई इस बाजार के दबाव में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो एसेट एलोकेशन क्या है और क्यों जरूरी? अभी किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, जैसा आपने कहा कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या है, बेसिकली एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर्स को बताता है कि किस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाए। अब सवाल ये होता है कि एसेट क्लासेस का मतलब क्या है। देखिए, दो तरह की एसेट क्लासेस होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल एसेट क्लासेस और एक होती है फाइनेंशियल फिजिकल एसेट क्लासेस। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इक्विटी, डेट हम सभी फेमिलियर हैं। और अगर हम फिजिकल एसेट्स की बात करें तो एक तरफ गोल्ड और एक तरफ रियल एस्टेट। अगर मैं रियल एस्टेट को एक बार अलग रखूं, क्योंकि रियल एस्टेट जब भी हम खरीदते हैं, मान लीजिए अपने खुद के रहने के लिए घर खरीदते हैं जो हमारी फैमिली को एक सिक्योरिटी देता है, तो उसके बाद ब्रॉडली तीन बड़ी एसेट क्लासेस बचती हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड। तो एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इन तीनों एसेट क्लासेस में आप डिवाइड करें। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, उनका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग एसेट क्लासेस पे अलग अलग पड़ता है। तो जैसे अगर हम एक बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, अगर बात करें, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो वो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर पाती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन वो कुछ तरह के जो डेट फंड हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे रिटर्न कम होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अगर डेट फंड में है तो आपके ड्यूरेशन फंड में है तो आपको आपको एक रिटर्न अच्छा मिलता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस पे अलग समय पे अलग अलग होता है, इसीलिए एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी बात, आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी आपकी पर्सनल सिचुएशन में कोई बदलाव आता है, या जैसे हमने कहा कि किसी फैक्टर से हो सकता है आपको अपनी एसेट एलोकेशन बदलनी पड़े, तो भी वो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एसेट एलोकेशन का, हर इन्वेस्टर को ये समझना है कि उसको कभी भी एक जो सिंपल डाइवर्सिफिकेशन है उससे कंफ्यूज मत करें। कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दिया तो मेरा एसेट एलोकेशन हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसा मैंने कहा, एसेट एलोकेशन मतलब तीन डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पैसा गया। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक ही एसेट क्लास के अंदर हो सकती है। मान लीजिए आप इक्विटी में अगर पैसा लगा रहे हैं और आपने दूसरी एसेट क्लासेस में पैसा नहीं लगाया, तो चाहे आपके पास 10 फंड हो या 15 फंड हो, अगर आपको लगता है कि आपने एसेट एलोकेशन कर लिया, आपको डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तो ऐसा नहीं है। जब इक्विटी मार्केट गिरेगी तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो ये समझना जरूरी है कि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में फर्क है। एसेट एलोकेशन, अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से सम अप करूं, तो मैं कहूंगा कि ये आपके पोर्टफोलियो में डिफाइन करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। क्योंकि कितना इक्विटी में, कितना डेट में, वो डिफाइन करता है कितना रिस्क ले रहे हो और किस किस तरह का रिटर्न अपनी आप इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट कर पाओगे। ये आपकी एसेट एलोकेशन से आपको पता चलेगा। तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट कहा कि एसेट एलोकेशन और जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अलग है। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक ही एसेट में भी किया जा सकता है, लेकिन एसेट एलोकेशन ब्रॉडर टर्म में अलग अलग एसेट क्लास में अपने निवेश को बांटना है। और
जैसा अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू जो अलग अलग एसेट्स है अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, वैसा ही इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे बारीकियां हैं जो कि निवेशक कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं। अब ऐसे में कन्फ्यूजन ये भी रहता है हेमंत जी एक निवेशक के लिए, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मुश्किलें उनको आती है कि हम अलग अलग एसेट्स में अपने निवेश को बांटे कैसे, उसका सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हालांकि हमने थंब रूल्स काफ़ी सुने हैं एसेट एलोकेशन को लेकर कि हाँ ये बिल्कुल सही तरीका एसेट एलोकेशन का, लेकिन क्या ये हमेशा सही है? हर निवेशक के लिए एक ही थंब रूल चलता है क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है स्वाति। देखिए, जैसे हमने बात की कि एसेट एलोकेशन किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्व रखता है। अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स के लिए कि वो डिसाइड कैसे करें कि कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट में जाए, कितना पैसा गोल्ड में जाए। और ये तो हमने देख लिया कि ये सारी एसेट क्लासेस जो है समय समय पे अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जैसे आपने थंब रूल की बात की, देखिए थंब रूल का मतलब ही वही है कि बेसिकली जो बताता है कि वो किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, और वो हो सकता है सभी इन्वेस्टर्स को सूटेबल ना हो। तो अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, उसमें थंब रूल क्या है? उसका थंब रूल ये है कि अगर आप 100 में से अपनी एज को रिड्यूस करें तो जो बाकी जो बचता है उतना पोर्शन आपका इक्विटी में जाना चाहिए, बाकी पैसा जो है आपका डेट में जाना चाहिए। अब इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई 25 ईयर ओल्ड के इन्वेस्टर हैं जो अपने करियर के शुरुआत में है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें और अगर उनको अपनी एसेट एलोकेशन देखनी हो स्पेशली थंब रूल से, तो 100 माइनस 25 मतलब 75% जो है वो इक्विटी में जाए और 25% जो है डेट में जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी इन्वेस्टर की जो रिटायर हुए हैं और मान लीजिए उनकी उम्र जो है करीब 60 साल है, तो 100 माइनस 60 इज 40, यानी 40% पैसा जो है वो इक्विटी में जाए और बाकी जो है डेट में जाए। ये बिल्कुल सही है। देखिए थंब रूल ने क्या किया, जब आप यंग हैं तो ज्यादा पैसा इक्विटी में लगवाया, जब आप रिटायर हो चुके हैं तब आपका कम पैसा जो है आपका उन्होंने इक्विटी में लगाया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर बेसिक फ्लॉ ये है कि ये आपकी पर्सनल सिचुएशन को कंसीडर नहीं करता है। मतलब अगर आप यंग भी हैं तो एसेट एलोकेशन आपको, ये जो थंब रूल है ये बताता है कि आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन हो सकता है आपकी पर्सनल सिचुएशन ऐसी कि आप ज्यादा रिस्क लेने के उस समय पे कंडीशन में नहीं हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको परिवार का ध्यान रखना हो। इसी तरीके से रिटायरमेंट के टाइम भी हो सकता है कि 40% भी आपके रिस्क प्रोफाइल को सूटेबल ना हो, या अगर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कंप्लीट हो गई हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी इनकम प्लस आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप लेगेसी छोड़ दें अपने बच्चों के लिए, तो फिर आपका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा हो सकता है। तो थंब रूल का बेसिक इशू ये है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर थंब रूल नहीं तो फिर क्या? देखिए, दो चीजें कंसिडर करने की जरूरत है। एक तो आपके पास समय कितना है, क्योंकि समय जितना होगा उतना रिस्क आप ले पाएंगे। दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करो, यानी क्या होगा, लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में, जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो डेट में जाता है, और मीडियम टर्म का पैसा जो हाइब्रिड में जाता है। देखिए ऑटोमेटिकली हमने देखा एसेट एलोकेशन हो गई। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग गोल के हिसाब से बना सकते हैं, जबकि आप अगर मान लीजिए पूल बनाते हैं, अगर आप थंब रूल फॉलो करते हैं तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसमें मुझे लगता है जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, जहाँ पे अपना टाइम होराइजन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करें, तो सीधा सीधा आपको पता चलता है, आपके लिए प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो जाता है कि कितना पैसा किस एसेट क्लास में जाए। तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच है, अगर आप एज एन इन्वेस्टर उसको फॉलो करें तो वो आपके लिए काफी अच्छा है। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, अपने लक्ष्य को जोड़कर जो आप अपने निवेश नीति बनाते हैं, उससे आपको एसेट एलोकेशन करने में ज़्यादा आसानी होगी। अपने लक्ष्यों को छोटी, मीडियम या फिर लंबी अवधि में अगर बांटेंगे तो उस हिसाब से आप अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं। इसमें लंबी अवधि में हेमंत जी, अगर हम इक्विटी में बोले तो कैसी कैटेगरीज फिट बैठ सकती हैं? छोटी अवधि में डेट के अलावा म्यूचुअल फंड्स में कैसी कैटेगरीज फिट बैठ सकती हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की कि मान लीजिए हमने कहा कि अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको एक कॉर्पस बनाना है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। वहां पे क्योंकि अमूमन जो है इन गोल्स के लिए एक बड़ा कॉर्पस आपको बनाना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास समय रहता है, इसलिए हमने कहा कि आप वहां पे इक्विटी में जाइए। अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सवाल ये है कि इक्विटी में किधर, उसमें 3 सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। तीनों सेगमेंट्स के पोटेंशियल और रिस्क अलग अलग हैं। तो मेरा ये मानना है कि
तीनों के तीनों होने जरूरी हैं। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कभी कभी ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस एसेट क्लास में कितना जाए, लेकिन अगर ब्रॉडली मैं बताऊं तो लार्ज कैप ज्यादा स्टेबल है, मिड कैप उससे थोड़ा कम स्टेबल है और स्मॉल कैप उससे ज्यादा कम स्टेबल है, बट तीनों के पोटेंशियल अलग है। तो दो कैटेगरी है, एक मल्टी कैप फंड्स। हालांकि मल्टी कैप फंड्स में अभी बात चल रही है कि कुछ शायद उसमें बदलाव आए या फंड मैनेजर्स को थोड़े पोर्टफोलियो में बदलाव करने पड़े, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े बदलाव होंगे वहां पे, या तो वो किसी और फंड में मर्ज होंगे। तो एक मल्टी कैप कैटेगरी और दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है वो भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप तीनों तरह की कैटेगरी लार्ज मिड और स्मॉल में अलग तरीके से डाल सकते हैं, बट ब्रॉडली मुझे लगता है ये फ्लेक्सिबिलिटी आप फंड मैनेजर को दीजिए ताकि आपको समय समय पे अपनी जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स को आपको बदलाव ना करना पड़े, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आएगा और कहीं ना कहीं टाइमिंग का भी इशू होता है जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मुश्किल। अगर मैं डेट की बात करूं, डेट में 16 कैटेगरी के फंड्स हैं स्वाति, और उसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है कि इस फंड का पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो टाइम होराइजन है उसको उससे मैच करना है। मान लीजिए शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा डालना है तो वहाँ पे ओवरनाइट फंड्स हैं, कैश फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, नो ड्यूरेशन फंड्स है। और अगर थोड़ा लंबे में जाना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं आपके पास, ड्यूरेशन फंड्स हैं, अलग अलग तरह के फंड है। तो आपका टाइम होराइजन कितना है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, उस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को शामिल कीजिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये सारे के सारे ओपन एंडेड फंड है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपकी एसेट एलोकेशन में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कभी आपकी पर्सनल सिचुएशन बदले या मार्केट कंडीशन बदले, अगर आपको कुछ बदलाव करने हो तो ये आपको बदलाव करने की पोजीशन में आप होने चाहिए। तो ये हम समझ रहे हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे करें, एसेट एलोकेशन करने का सही तरीका क्या है, छोटी और लंबी अवधि में कौन सी कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी और हम कुछ और चर्चा करेंगे हेमंत जी से कि डेट और इक्विटी में एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए और पोर्टफोलियो रीबैलेंस कब और कैसे करें। चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहिए मनी को। एसेट एलोकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम समझ रहे हैं हेमंत रुस्तगी से। हेमंत जी, हमने ये जाना कि एसेट एलोकेशन क्या है, लेकिन अब विद इन डेट और विद इन इक्विटी, अब डेट की तो डेफिनेटली बहुत सारी कैटेगरीज है जिस पर अभी आपने चर्चा की ब्रेक से पहले, लेकिन डेट में भी फिक्स इनकम ऑप्शंस भी हैं जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी पसंदीदा ऑप्शंस हैं निवेशकों के। तो डेट में एसेट एलोकेशन विद इन डेट अगर हम बात करते हैं, या उस पर्टिकुलर कैटेगरी डेट कैटेगरी से बेस्ट कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए निवेशक को क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने शुरुआत में भी ऐसा कहा था कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का पैसा है, वहां पे जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कैपिटल सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही बैठते हैं शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसा आपने कहा कि दो तरह के ऑप्शन हैं, एक तो ट्रेडिशनल ऑप्शन हैं, हम सभी फेमिलियर हैं, उसमें बैंक फिक्स डिपॉजिट आ जाते हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, और उसके अलावा जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड, जो डेट फंड देते हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हमने थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा की। अब इशू यह है कि अगर हमारे देश में आप देखें तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शंस के फेवर में रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको लगता है कि कैपिटल सेफ्टी है और दूसरी जो रिटर्न जो है वो गारंटेड है। हालांकि एक या दो ऑप्शन को छोड़ के सभी ऑप्शन में आपको टैक्स देना पड़ता है, बट प्रॉब्लम ट्रेडिशनल ऑप्शन में ये है कि आपको दो चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एक तो वहां पे रिटर्न थोड़ी कम होती है और उसके ऊपर जो पूरी इनकम जो है आपकी वो टैक्सेबल है। अगर आप, जैसा मैंने कहा, एक या दो ऑप्शन छोड़ दीजिए, जैसे प्रोविडेंट फंड है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनको अगर आप छोड़ दें तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। उससे अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो और भी काम आ जाती है। दूसरी यहाँ पे कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, हालांकि कुछ लिक्विडिटी वहां पे रहती है, लेकिन वहां पे एक लॉक इन पीरियड रहता है, और अगर लिक्विडिटी है तो उसका आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अगर जब डेट का पोर्टफोलियो बनाना हो, जैसा मैंने कहा, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, टैक्स एफिशिएंसी चाहिए, टैक्स एफिशिएंसी कैसे मिलेगी, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, जैसे डेट फंड्स होते हैं, उसमें अगर 3 साल के बाद आप पैसा निकालें तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट है। तो मान लीजिए आपको 7 या 8% का रिटर्न मिला, इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए 6 या 7% है, तो जो दोनों का डिफरेंस है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना। ऐसा हम देख सकते हैं, एक तो रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा, और तीसरा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो थोड़ी ज्यादा। मैं ये नहीं कर रहा किसी भी इन्वेस्टर के लिए शिफ्ट करना पूरा का पूरा पैसा बहुत मुश्किल होता है,
थोड़ा थोड़ा करें, ग्रेजुअली करें, उसको समझें कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो रिटर्न है ज्यादा अपनी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना इस तरीके से आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है म्यूचुअल फंड्स एक काफी अच्छी ऑप्शंस है, काफी सारी ऑप्शंस आपको देते हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो भी आपको एज एन इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलती है। डेट की तो बात हो गई हेमंत जी। अब इक्विटी अब बहुत इंटरेस्ट देती है ये तमाम निवेशकों को कैटेगरी, उसमें भी म्यूचुअल फंड तो है ही, शेयर मार्केट में लोगों का निवेश करने का काफ़ी मन करता है। अब इसमें जब हम इक्विटी वर्सेस मतलब म्यूचुअल फंड में इक्विटी वर्सेस शेयर मार्केट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, निवेशक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जैसा हमने कहा पहले कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कितना पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, तो अगला सवाल ये है कि इक्विटी का जो पोटेंशियल है एज एन एसेट क्लास, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा एज एन इन्वेस्टर मुझे कैसे मिले। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड में, उनको आप पैसा दें। अब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, आपके पास बहुत ज्यादा रकम नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो को देखें, तो सीधी सी बात है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के पास जाना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा कि किस तरीके के फंड हो, जैसे मल्टी कैप फंड हो सकते हैं, या जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, उनसे आप अपनी शुरुआत कीजिए। देखिए, एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझने की जरूरत है कि इक्विटी का रोल आपके पोर्टफोलियो में बहुत अहम है, लेकिन साथ में ये भी ना भूलें कि इसके अंदर रिस्क है। तो उसके जो अटेंडेंट रिस्क है उसको कम करने का तरीका यही है कि एक तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, जो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस ना भी हो तब भी म्यूचुअल फंड जो है आपको वो अलाउ करते हैं। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी भी होती है, वहां पे अगर आप खरीदे बेचेंगे तो टैक्स देना है, म्यूचुअल फंड में जब आप खुद से कुछ पैसा निकालेंगे तब आपको देना है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, वो एक आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी उनको बदलाव दिखते हैं समय समय पे, जो भी उनको बदलाव करने की जरूरत है वो आपके पोर्टफोलियो में करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एसेट एलोकेशन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे इक्विटी है, अगर मान लीजिए, तो आपको पैसा इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि आप इक्विटी में हैं, लेकिन कौन सी ऑप्शन चुनते हैं, किस तरह का फंड चुनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो में करता है। तो एसेट एलोकेशन चुनिए पहले। दूसरी, ऐसी ऑप्शन चुनिए जो उस एसेट क्लास के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, बिना ये किए कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़े, वो आपको कैसे मिले, उसके ऊपर आपका ध्यान उतना ही होना चाहिए जितना आप एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखते हैं। अब इस शो के आखिरी सेगमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आमतौर पर निवेशकों को अपने एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करने के लिए भी कहा जाता है। अब रीबैलेंस किसी रिस्क को कैसे कम कर सकता है जो कि ऑलरेडी एसेट एलोकेशन अपनी इस फंक्शनैलिटी में करता है, और इसको किया कैसे जाए? इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए और कब करना चाहिए? देखिए, रीबैलेंस जो है पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शुरू में भी कहा कि एसेट एलोकेशन का मकसद ये है कि वो डिफाइन करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, यानी आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हो, अपने टाइम होराइजन को देखते हो, और मान लीजिए आपने उसमें डिसाइड किया कि आपका 50% पैसा जो है वो इक्विटी में जाए, 50% पैसा आपका डेट में जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। या तो मार्केट मान लीजिए अच्छा कर रही है, मार्केट अच्छा नहीं कर रही है। अगर मार्केट अच्छा कर रही है तो मान लीजिए आपका एलोकेशन जो है बढ़ के 65% हो गया इक्विटी में, या मार्केट अगर अच्छा नहीं कर रही है तो घट के 40% हो गया। अब आपने जो एसेट एलोकेशन चुना था वो अपने कंफर्ट लेवल से चुना था, जो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है। जब ये वेरिएशन होता है एसेट एलोकेशन में, तब आपको जब आप वापस उसी लेवल पे लेके आते हो उसको हम रीबैलेंसिंग बोलते हैं। वो कब करनी चाहिए और वो करना जरूरी क्यों है? अगर आपका एलोकेशन 10% से ज्यादा बढ़ता है, मान लीजिए 50 से 60 हुआ, तब तक आपको रीबैलेंस मत कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी तो वो हो जाएगा। लेकिन 10% के ऊपर जाए तब एक समय होता है रीबैलेंस करने का। रीबैलेंसिंग का एक और फायदा है, हमने बहुत बार देखा है स्वाति, कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो इन्वेस्टर जो है घबरा के इक्विटी से पूरा निकल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो जो अपसाइड है पूरी की पूरी मिस करते हैं। जब आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करोगे तो क्या होगा, ऊपर में आप पैसा निकालोगे, नीचे में आप पैसा डालोगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट ट्राइंग टू टाइम इट आपको फायदा होता है, क्योंकि आप एसेट क्लास में बने हुए।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा था कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको रीबैलेंस करना है, क्योंकि आपका पर्पस ही है कि मैक्सिमाइज करें अपने बेनिफिट को। तो डिपेंड करता है कि आप थंब रूल फॉलो कर रहे हो, आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा, रीबैलेंस एक इंश्योर करता है कि आप हर एसेट क्लास में समय समय पे बने रहें, ताकि जिस भी एसेट क्लास में आपको अपमूव दिखे, उसका पूरा का पूरा फायदा आपको मिले। तो रीबैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने रिस्क प्रोफाइल के अंदर रहने के लिए और हर एसेट क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा संक्षिप्त में हेमंत जी, अभी अनिश्चित बाजार में कई लोग जो हैं वो ये सोच कर चलते हैं कि हमें अपने म्यूचुअल फंड से निकलना है, या फिर रीबैलेंसिंग के चक्कर में वो ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो अनिश्चित बाजार में रीबैलेंसिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा रीबैलेंसिंग इटसेल्फ इंश्योर करता है कि आप वो गलती ना करें जो बाकी इन्वेस्टर्स करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप घबरा के जब पूरा इक्विटी से निकल जाएंगे, और जैसा हमने अभी भी देखा, जब पेंडेमिक के टाइम पे भी, जब हम देख रहे हैं अभी भी मार्केट 40% नीचे गिरा और 50% ऊपर आया, तो जब इस तरह की आपको उतार चढ़ाव मार्केट में दिखता है, तो आप रीबैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे? जब मार्केट नीचे गिरा तो शायद आपने और पैसा लगाया होगा इक्विटी में, ओके, और अगर उससे पहले अगर आपने रीबैलेंस किया होगा तो आपने हायर लेवल पे आपने पैसा निकाला होगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देख सकते हो, कोई भी मार्केट कंडीशन हो, रीबैलेंसिंग इंश्योर करता है कि आप किसी तरीके से भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। और जैसा मैंने कहा, सडन अगर अपमूव आपको मिले तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट, चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, वो आपको मिलता है। तो आज हमने एसेट एलोकेशन के बारे में समझा, कैसे कर सकते हैं और सही तरीका एसेट एलोकेशन का क्या है, डाइवर्सिफिकेशन से एसेट एलोकेशन कितना अलग है, और रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो का करना कितना ज़रूरी और कब है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।